नमस्कार साथियों, एग्जामपुर परिवार के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं दिलावर सिंह परिहार आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है इस बेहतरीन सेशन के अंदर। तो आइए साथी आगाज करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज जो कि आपकी परीक्षा के लिए होने वाले हैं खास। तो फटाफट प्यारे मित्रों जुड़ जाइए इस बेहतरीन सेशन के साथ और अपने सभी साथियों को इस बेहतरीन सेशन का हिस्सा बना लीजिए। एक बहुत ही शानदार मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास की करते हैं शुरुआत कि बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता और जब तक नहीं लगती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। तो चलिए साथी आगाज करते हैं आज के सेशन को। आप सभी लोग फटाफट जुड़ जाइए और कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि वीडियो और वॉइस प्रॉपर क्लियर है और आप लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है। ठीक है, चलिए तो चलिए साथी स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हमने जहां तक क्वेश्चंस को कवर किया था साथी, और उसके आगे साथी हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे। भाई ये मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था कि साथी क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन, ठीक है, इनमें आपको क्या करना था, कंपेयर करना था। अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया भी दिया हुआ था लास्ट क्लास में कि भाई क्लोरीन परमाणु और क्लोराइड आयन। तो देखो भाई क्लोरीन परमाणु, देखो हमेशा याद रखना है Cl क्या है आपका, क्लोरीन का परमाणु है, याद रखिएगा एटम। ये क्या है, क्लोरीन का आपका एटम है साथी, आपका परमाणु है, आपको पता होना चाहिए। और साथी Cl माइनस क्या है आपको पता होना चाहिए, आपका Cl माइनस क्या है आपको पता होना चाहिए। यह क्या है आपका क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्या है आपका आयन है, ये आपका आयन हो जाएगा भाई, यह आपका आयन हो जाएगा। तो ये Cl क्या है आपका एटम है और Cl माइनस क्या है आपका आयन है, आपको समझना है। तो एक तरफ आपका क्या है साथी परमाणु है, आपका एटम है, और अगली तरफ आपका साथी आयन है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है देखो। अगर मैं खाली क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो भाई साहब इसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। ठीक है, 17 होता है। ठीक है, तो याद रखना एक Cl का परमाणु क्रमांक कितना है साथी, 17 है। ठीक है, और साथी जब आप देखोगे इसके आकृति को देखोगे तो इसके न्यूक्लियस से आपकी पहली शेल, दूसरी शेल और तीसरी शेल इस तरीके से क्या होगी साथी आपके निकलेगी, जिसमें सबसे इंटरनल याद रखिएगा आप सभी लोग लेयर में देखो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 17 है, और 2, 8 और साथी 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से क्या है डिवाइड है। याद रखिएगा ये आपका Cl, और जब यह Cl माइनस में बदलेगा तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, प्रोटॉन अभी भी 17 ही रहेंगे। प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे साथी आपके, 17 ही रहेंगे। ये जो आपका माइनस चार्ज है ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। पहले 17 आपके इलेक्ट्रॉन थे, अब याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हैं आपके, याद रखिएगा 18 हो गए हैं साथी, 18 हो गए हैं। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन 18 है साथी। तो अभी याद रखिएगा आप सभी लोग, चाहे अगर मैं क्लोरीन की बात करूं चाहे साथी मैं क्लोरीन आयन की बात करूं, दोनों में प्रोटॉन बराबर हैं। याद रखिएगा नाभिक में प्रोटॉन बराबर हैं। तो Cl में भी जो प्रोटॉन है वह कितने हैं, 17 है, और यहां Cl माइनस में भी जो प्रोटॉन है वह 17 है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वह क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन का। इधर 17 इलेक्ट्रॉन है और यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 है, आपको पता होना चाहिए। तो प्रोटॉनों की संख्या क्या है साथी आपकी, समान है, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सिंपल सी बात है, मतलब कभी भी चाहे कैसी भी कंडीशन हो, कभी भी प्रोटॉन की संख्या बदलती नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या नहीं बदलती। न्यूट्रॉन तो चलो ठीक है नाभिकीय विखंडन में विखंडित हो जाता है, प्रोटॉन की संख्या नहीं बदलती है। बदलती है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर किसी के ऊपर साथी याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो उसके इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं साथी, कम कहलाते हैं। जैसे सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है साथी 11, तो 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही उसके पास इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर मैंने कहा कि सोडियम प्लस, मतलब प्लस लगते साथ एक प्लस लगा तो एक इलेक्ट्रॉन कम,
2 प्लस लगा तो 2 इलेक्ट्रॉन कम। अगर मैंने कहा ये Cl है और इसका एटॉमिक नंबर है 17, तो प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। जैसे ही इस पे माइनस चार्ज लगा तो प्रोटॉन तो उतनी रहेंगे, माइनस चार्ज लगने से इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। एक माइनस चार्ज तो एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा मूल संख्या से, मतलब जो मेन संख्या है वह कितनी है, 17 है। तो 17 से एक माइनस लगा तो 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस लगे तो समझ गए मेरी बात, 19 क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है आप सभी लोगों को क्लोरीन के बारे में। अगला सवाल, भारी जल डैश से बना होता है। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपका हैवी वाटर इज मेड ऑफ। इंग्लिश में इसे हैवी वाटर कहा जाता है साथी। बहुत सही, बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं भाई, बहुत सही आपके आंसर आ रहे हैं भाई, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। लेकिन कई लोगों ने गलत उत्तर भी दिया हुआ है भाई। भारी जल जिसे गुरु जल के नाम से भी जाना जाता है, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे कभी गुरु जल आ जाए तो तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें हिंदी का एक और शब्द बता दिया है, गुरु जल। हैवी वाटर इंग्लिश वालों के लिए है। तो आसुत जल में घुले भारी धातु की लवण का घोल, पुनः आसुत और संघनित जल, ऑक्सीजन में विघटित ड्यूटेरियम, या हाइड्रोजन में ऑक्सीजन के भारी आइसोटोप को जलाने से। मैं आपको बताता हूं, देखो आपने हाइड्रोजन के बारे में सुना है। हाइड्रोजन के 3 क्या पाए जाते हैं, आइसोटोप्स पाए जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 क्या पाए जाते हैं, आपके समभारिक पाए जाते हैं, सॉरी समस्थानिक आइसोटोप्स, समस्थानिक पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। क्या है साथी, ये समस्थानिक है। कौन कौन से, आपके प्रोटियम हो जाएगा, ड्यूटेरियम हो जाएगा और ट्रिटियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी आपका, सबसे पहला साथी याद रखिएगा प्रोटियम, सेकंड वन आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और थर्ड वन क्या होगा साथी आपका ट्रिटियम होगा भाई, ट्रिटियम। ये 3 आपके क्या है, समस्थानिक या आइसोटोप्स हैं। ध्यान दीजिएगा यहां पर मेरे काबिल साथी कि अगर ये प्रोटियम अगर साथी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो ये हाइड्रोजन ही कहलाता है, और ये रिएक्ट करके आपका H2O बनाता है, जिसे सामान्य जल कहा जाता है। नॉर्मल जो हम दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं, नॉर्मल वाटर है। अगर आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करे, मतलब जो प्रोटियम वाला, हाइड्रोजन का जो प्रोटियम वाला आइसोटोप है, अगर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनाता है, सामान्य जल। क्यों, क्योंकि अगर मैं प्रोटियम की बात करूं तो इसका परमाणु क्रमांक भी 1 है, ड्यूटेरियम का भी 1 है और ट्रिटियम का भी 1 है, लेकिन इनका भार, इसका भार 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है, मतलब इनका जो द्रव्यमान है वो अलग अलग है। तो समस्थानिक में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है साथी, सेम एटॉमिक क्या होता है साथी, नंबर होता है, पर डिफरेंट मासेस होते हैं, डिफरेंट मासेस होते हैं साथी, द्रव्यमान आपका अलग अलग होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर 1 1 1 है और मास 1 2 आपका 3 है। तो जब ये जो प्रोटियम है यह ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सामान्य जल बनाता है। जब ड्यूटेरियम रिएक्ट करता है आपका, तो ड्यूटेरियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, D2O बनाता है, जिसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। और यह जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है साथी, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, यही हैवी वाटर या भारी जल है। क्यों, क्योंकि प्रोटियम का मास 1 था, ड्यूटेरियम का 2 है, तो इसका मास कम है तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ के नॉर्मल वाटर बनाएगा। इसका मास ज्यादा है तो ये वाटर तो बनाएगा लेकिन भारी बनाएगा, नॉर्मल वाटर से कुछ भारी होगा, क्योंकि मास ज्यादा है तो भारीपन भी तो ज्यादा होगा ना, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन में विघटित, याद रखिएगा आपका ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजन, ड्यूटेरियम डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजन। इस बात को ध्यान में रखना है आप सभी लोगों को। तो आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा, सी विल बी दी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है भाई। चल ठीक है, और इसका यूज कहां पर किया जाता है मैं आपको बता देता हूं, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जो D2O है साथी, इसका यूज कई बार आया हुआ है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड का उपयोग याद रखना है नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में, याद रखना है एज अ डाइल्यूएंट, एज अ डाइल्यूएंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर,
नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में। नाभिकीय अभिक्रियाओं में साथी याद रखिएगा मंदक के रूप में। नाभिकीय अभिक्रियाओं में मंदक के रूप में एज अ डाइल्यूएंट, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है तो उसे कम करने में, डाइल्यूट करने में इसका यूज किया जाएगा, D2O का यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन तत्व के कितने समस्थानिक हैं? अभी मैंने आपको बताया हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स। दो चीजें होती हैं, एक तो आपने सुना होगा समभारिक होता है, एक समस्थानिक होता है। मैं आपको दोनों के विथ एग्जांपल चीजें बता देता हूं। इसे कहते हैं आइसोबार्स और इसे कहते हैं साथी आपका आइसोटोप्स। तो एक आपका क्या है, समभारिक है साथी याद रखिएगा, और एक समस्थानिक है। समभारिक और समस्थानिक, आइसोबार्स और आइसोटोप्स याद रखना है साथी। समभारिक का मतलब क्या होता है, समान भार पर परमाणु क्रमांक अलग अलग। तो समभारिक का मतलब होता है साथी समान भार, या आप कह सकते हो सेम वेट या मास, पर परमाणु क्रमांक याद रखना है भिन्न परमाणु क्रमांक, डिफरेंट याद रखिएगा बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सेम वेट या सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और समस्थानिक का मतलब क्या होता है साथी याद रखना है समान, याद रखिएगा क्रमांक, समान परमाणु क्रमांक याद रखिएगा आप सभी लोग, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मासेस, असमान भार, डिफरेंट मासेस, ये कहलाता है आपका। तो समभारिक मतलब भार जिसका समान हो और समस्थानिक जिसका भार अलग अलग हो और एटॉमिक नंबर सेम हो। एग्जांपल जैसे अगर मैं आपसे कहूं हाइड्रोजन वाला एग्जांपल, कि हाइड्रोजन के 3 आपके आइसोटोप है, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है और ट्रिटियम है। तो इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका भी 1, इसका भी 1, लेकिन मास में अंतर है 1, 2 और 3। इसका मास प्रोटियम का 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्रिटियम का 3 है। ये समझ गए? सेम एटॉमिक नंबर। नीचे हमेशा क्या रखा जाता है, एटॉमिक नंबर। नीचे हमेशा एटॉमिक नंबर लिखा जाता है, अर्थात परमाणु का क्रमांक लिखा जाता है। और याद रखना है साथी आप सभी लोग, ऊपर भार लिखा जाता है। तो ये हो गया साथी आपका समस्थानिक। अगर मैं संभारिक की बात करूं तो बहुत अच्छा एग्जांपल है, याद रखना है आपका ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। तीनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है कि नहीं? सर ऑर्गन होता है 18 एटॉमिक नंबर, आपका पोटेशियम आपका 19 हो जाता है साथी, और कैल्शियम आपका 20 हो जाता है। लेकिन इनका जो भार है जो याद रखिएगा आपका, वह क्या है, ये 40 है, यह भी 40 है और यह भी 40 है। तो ये जो मास है ये सेम है, मास इसका सेम है। लेकिन एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं तो वह डिफरेंट है। ये ध्यान रखना है। बोलो भाई, समझ में आ गई कि नहीं आ गई? पूरी कहानी समझ में आई और एग्जाम्पल समझ में आ गया क्या? कल को आपसे कोई याद रखिएगा पूछ ले कि संभारिक के एग्जाम्पल, तो ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। सर ऑर्गन के पास 19 एटॉमिक नंबर है और पोटेशियम के ऑर्गन के पास 18 है, पोटेशियम के पास 19 है, कैल्शियम के पास 20 है, लेकिन इनका जो मास है वो एक है, 40, 40 और 40। और इसके कितने आपके आइसोटोप है? 3। इसी प्रकार से सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन एक जैसे हो, ये सारी चीजें। अगला सवाल, निम्न में से सबसे कम गलनांक किसका है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? बताइए, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है साथी? आपको बताना है सबसे कम गलनांक किसका है। गलनांक का मतलब होता है मेल्ट हो जाना, ठीक है? तो कार्बन, चांदी, पारा या सोना। तो याद रखिएगा यहां पर सबसे जो कम मेल्टिंग पॉइंट होगा साथी वह आपका मरकरी का होगा साथी, आपका पारा का हो जाएगा साथी।
पारा। क्योंकि याद रखिएगा पारा मैं आपको बताना चाहूंगा, एक तो हीट का बेहतर कंडक्टर है, हीट का कंडक्टर है, ऊष्मा का क्या है साथी आपका सुचालक है, मतलब ऊष्मा को अपने अंदर से यह जाने देता है। इसीलिए इसका उपयोग साथी याद रखना है कहां पर किया जाता है, थर्मोमीटर में और बैरोमीटर में। थर्मोमीटर और बैरोमीटर में इसका उपयोग बहुत ही ज्यादा किया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा आपका मरकरी का यूज किया जाता है आपका थर्मोमीटर और साथ ही आपके बैरोमीटर में साथी, ठीक है। हीट का कंडक्टर है आपका बैरोमीटर, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन किया जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब का मापन किया जाता है आपका बैरोमीटर। होता कितना है वायुमंडलीय दाब अगर कोई कहे तो ध्यान दीजिएगा 760 mmHg, 760 mmHg इसका क्या होता है आपका दाब होता है। तो मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, कार्बन चांदी और गोल्ड का ज्यादा होता है। एक सवाल आता है मेल्टिंग पॉइंट से कि भाई साहब आप सभी लोग किसका मेल्टिंग पॉइंट बताइए, आप लोग टेफ्लॉन का मेल्टिंग पॉइंट बताइए। एक सवाल आता है साथी आपका टेफ्लॉन से, किससे साथी आपका टेफ्लॉन से। तो टेफ्लॉन का आप लोगों को गलनांक बिंदु बताना होता है, टेफ्लॉन का गलनांक बिंदु बताना होता है साथी कि टेफ्लॉन कितने डिग्री सेल्सियस पर आकर आपका गल जाएगा। तो टेफ्लॉन का जो गलनांक बिंदु है वह कितना है आपको पता होना चाहिए साथी, 330 डिग्री सेल्सियस है, 330 डिग्री सेल्सियस से आपको समझना है। तो टेफ्लॉन का जो मेल्टिंग पॉइंट है 330 डिग्री सेल्सियस है, आप सभी लोगों को समझना है बहुत ही ज्यादा अच्छे से। आगे बढ़ते हैं साथी हम सभी लोग, ठीक है आगे बढ़ते हैं। Rn किस तत्व का रासायनिक चिन्ह है बताइए, Rn इज द केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट, Rn रेडियम, रेडॉन, रीनियम या रुथीनियम। तो Rn आपका रेडॉन हो जाएगा भाई, Rn आपका रेडॉन हो जाएगा। और याद रखना है आपका Rn फॉर रेडॉन है एक टाइप की नोबल गैस है, एटॉमिक नंबर 86 है, यह क्या है आपकी नोबल गैस है साथी। बहुत सही भाई, ठीक है बिल्कुल सही आपके आंसर्स आ रहे हैं भाई, बहुत सही। आपके कमेंट्स थोड़ा देख लेता हूं भाई, इसी तरीके से आप लोग बेहतर क्या करिए साथी, आंसर्स करते जाइए, बेहतर आप लोग आंसर्स करते जाइए बढ़िया तरीके से, ठीक है। बढ़िया, ठीक है। और मैं बार बार कहता हूं साथी कि अगर कोई भी मतलब और अदर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए हो तो क्लास के बाद जो इवेंट्स वगैरह होते हैं उनसे आप जानकारी लीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी सर ये जानकारी हमें चाहिए, हम आपको अलग से बता देंगे। क्लास के बीच में अब हम ऐसी बातें करते हैं तो टाइम होता है वेस्ट, मैं आपको बार बार बता रहा हूं क्या होता है साथी, टाइम होता है वेस्ट। और उन दिनों उस देर में अगर हम साथी कुछ पढ़ लें, मैंने कल भी आपको बताया हुआ था बढ़िया तरीके से कि भाई टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर साथी उस देर में हम कुछ पढ़ लें साथी तो वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप लोग देखिए बढ़िया तरीके से, है ना, इन चीजों पे थोड़ा फोकस करिए। बाकी चीजें अगर कोई क्वेश्चन हो कि सर इसमें कैसे फॉर्म भरना है, क्यों भरना है, क्या तमाम प्रकार के सवाल होते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दो सर ये इस चीज के बारे में जानकारी दीजिए, इवेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए तुरंत। अगर जेन्युइन चीज आप पूछ रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ भी पूछ रहे हो कि सर मेरी मौसी की लड़की का नाम बता दीजिए अब क्लास में, तो ऐसा नहीं है। जेन्युइन चीज अगर होगी कि हाँ भाई सही प्रश्न है, बताना चाहिए आपके लिए जरूरी है, तो हम बिल्कुल इवेंट करेंगे। तो ऐसा किया करो भाई, क्लास के टाइम सिर्फ क्लास की बात, सिर्फ पढ़ाई की बात, ठीक है। रेडॉन। अगला साथी, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है साथी बताइए, मेटलॉइड है, वैसे तो 7 मेटलॉइड्स हैं, इनमें से कौन सा एक उपधातु है, इनमें से कौन सा एक आपका उपधातु है, निम्न में से कौन सा तत्व आपका एक उपधातु है, मेटेलॉइड है साथी, मेटालॉइड है, आपको पता होना चाहिए आपका एक उपधातु है साथी, फटाफट बताइए। उपधातु धातु और अधातु के बीच की कड़ी है, सिलिकॉन, बिस्मथ, फास्फोरस या टिन, तो आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। सिलिकॉन साथी जिसका उपयोग कहां पर किया जाता है आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने में, आईसी चिप्स बनाने में किया जाता है, लैपटॉप वगैरह में।
लैपटॉप्स में किया जाता है साथी, जो आपके कंप्यूटर्स होते हैं वहां पर किया जाता है ना, इसीलिए याद रखना है जहां पर लैपटॉप्स और कंप्यूटर का काम होता है उस जगह को सिलिकॉन वैली कहते हैं। वैसे सिलिकॉन वैली कहाँ है, अमेरिका में है, और इंडिया की सिलिकॉन वैली है वो बेंगलुरु में है। सिलिकॉन वैली क्यों, क्योंकि कंप्यूटर पे ज्यादा काम होते हैं साथी, कंप्यूटर बनाए जाते हैं, चिप्स पर काम होते हैं, तो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो एक वैली, वैली मतलब आप कह सकते हो सिलिकॉन के मतलब सिलिकॉन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जाए, तो ये क्या है आपका सिलिकॉन है साथी, है ना। और मेटलॉइड की बात करूं तो याद रखना है साथी, जो मेटलॉइड होते हैं टोटल कितने होते हैं, 7 होते हैं। टोटल कितने होते हैं आपके 118 एलिमेंट में 7 तो तुम्हारे मेटलॉइड हो गए, अर्थात आपके उपधातु हो गए। ठीक है, चलो टिन जब जी आता है तो ध्यान रखिएगा आप, SN फॉर टिन होता है एटॉमिक नंबर 50 और टिन होता है सोल्डर में, अर्थात टाका में। मैंने आपको कई बार बताया है, सवाल आ सकता है आपका कि जो आपका टिन होता है साथी वह किस चीज में यूज किया जाता है, आपका टाका धातु बनाने में। ये एक प्रकार की सोल्डर क्या है, एक प्रकार का मिश्र धातु है, एक प्रकार का आपका एलॉय है, जो कि SN और PV, SN प्लस PV से मिलकर बना होता है साथी टिन 50, और साथी आपका लेड जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 82 है साथी, कितना है साथी आपका 82 है। ये दोनों क्या है, परसेंटेज नहीं है, ये एटॉमिक नंबर है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, ये एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर अर्थात परमाणु क्रमांक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अर्थात आपके परमाणु क्रमांक है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातुओं सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल, बताइए सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील धातु कौन सी है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सी है, बताइए मोस्ट रिएक्टिव मेटल या प्रतिक्रियाशील धातु, कैल्शियम लोहा जस्ता या तामा, कैल्शियम लोहा जस्ता या तामा साथी कौन सी है, इनमें कौन सी है भाई, इनमें आपको बताना है। ठीक है, अच्छा मोस्ट रिएक्टिव मेटल की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपका पोटेशियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। फिर आप लिख सकते हो साथी सेकंड नंबर पे आपका सोडियम आ जाएगा भाई। ठीक है, तो ये आपके मोस्ट रिएक्टिव 2 आपके मेटल से, इनमें बताना है आपकी कौन सी है, तो यहां पर भाई कैल्शियम हो जाएगी, लोहा जस्ता और तामा नहीं होगा, आंसर आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, फटाफट, ठीक है, क्लियर है। ठीक है भाई, तो याद रखिएगा भाई सबसे ज्यादा क्या हो जाएगी आपकी पोटेशियम हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी आपकी सोडियम। ठीक है, तो याद रखना है, तो पोटेशियम सोडियम, इसके बाद अगर आप देखो तो क्या हो जाएगा आपका लिथियम हो जाएगा और बेरिलियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा साथी आपका लिथियम हो जाएगा साथी, और फिर क्या हो जाएगा आपका बेरिलियम हो जाएगा। तो इस तरीके से 4 आपको याद रखना है, लेकिन यहां पर उत्तर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा भाई, यहां पर आंसर क्या होगा तुम्हारा, कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, तो यहां पर कैल्शियम हो जाएगा आपका। और आपको ध्यान रखना है रिएक्टिविटी की सीरीज में कैल्शियम 6th नंबर पे है, थोड़ा सा ध्यान रखना है 6th नंबर पे, क्योंकि यहां पर आप सभी लोग अभी स्ट्रोंशियम आ जाएगा, आपका स्ट्रोंशियम आ जाएगा साथी, तो ये आपको पता होना चाहिए आपका, यह क्या है आपके याद रखिएगा आपके टॉप 5 है, और 6 नंबर पे आपका कैल्शियम है भाई, बहुत अच्छे से आपको समझ रहा है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना है, तो पोटेशियम सोडियम लिथियम बेरिलियम और स्ट्रोंशियम, और 6th नंबर पे आपका कैल्शियम है। फिर उसके बाद लोहा जस्ता तामा, मतलब अगर कैल्शियम से ऊपर कोई है तो वो है पोटेशियम सोडियम लिथियम बेरिलियम और स्ट्रोंशियम। इनके एटॉमिक नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो पोटेशियम होता है आपका 19, सोडियम होता है आपका 11 होता है साथी, और लिथियम होता है आपका 3, बेरिलियम होता है 4, और स्ट्रोंशियम की अगर मैं बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर अभी जस्ट बता रहा हूं आपको, दिमाग से थोड़ा निकल गया है स्ट्रोंशियम का, तुम्हें पता है तो भाई तुम बताओ कमेंट बॉक्स में करके, कभी तो कुछ बता दिया करो, स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। तो ये रिएक्टिव होने का कारण क्या है, रिएक्टिव होने का कारण क्या है, तो कारण ये है पोटेशियम को अगर आप गौर से देखोगे तो कितना है भाई, इतना गौर से मत देखना कि वो डर जाए बेचारा,
इतना गौर से मत देख लेना कि आंखें निकाल के तुमने देख लिया, पोटेशियम बेचारा वहां से गायब ही हो गया। आराम से उसको देखो, वो 19 क्या रखा हुआ है आपके, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है साथी। वो कितने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है साथी, आपके 19 क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। तो वो साथी याद रखिएगा, क्यों आपका, आपको पता होना चाहिए रिएक्टिव है, क्योंकि जब इसे क्लासिफाई करोगे 19 को तो 2, 8, 8 और 1 में क्लासिफाई होगा। सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, 10 हो गए, और 10 और 8 18 और 1 19। इसकी वैलेंसी कितनी आई, +1 आई। संयोजकता +1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन अगर पोटेशियम किसी को देगा तो अष्टक कंप्लीट कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। सोडियम के साथ भी वही खेल है, 11 है तो 2, 8 और साथी 1 में क्या होगा, ये भी टूटेगा साथी आपका। इसकी वैलेंसी भी +1, यह भी एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या कर लेगा साथी, क्या कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा। लिथियम की बात करूं तो 2 और 1 है, इसकी वैलेंसी भी +1, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देकर क्या होगा, स्टेबल हो जाएगा। बेरिलियम की बात करूं 2 और 2 का कॉन्फ़िगरेशन है, +2 वैलेंसी आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है, जैसे कैल्शियम, तो कैल्शियम होता है 20, कैल्शियम होता है आपका 20। तो 20 की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफाई करोगे, सबसे पहले 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8 और फिर 2। ये करोगे कि नहीं करोगे भाई। अब ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। 2, 8, 8 और 2 है साथी, 2, 8, 8, 2, 2, 8, 8 आपका 2 है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसीलिए रिएक्टिव है। यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट, इधर 1 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। लिथियम भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ऑक्टेट कंप्लीट। बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो आपका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन वो स्टेबल कंडीशन में आ जाएगा। एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास ज्यादा होते हैं, जिनकी इनको जरूरत नहीं होती, तो तुरंत 1 इलेक्ट्रॉन दिया और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इसीलिए रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपका छपता है, चाहे एनडीए का एग्जाम हो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे साथी किसी भी डिफेंस एग्जामिनेशन हो, कोई भी, तो वहां पे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज से। तो पोटेशियम, सोडियम, लिथियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम और साथ ही साथ आपका कैल्शियम तो तुम्हें रटना ही रटना है, ठीक है। चलो भाई, आंसर आपका कैल्शियम हो जाएगा। बाकी लोहा, जस्ता और तांबा नहीं होगा। लोहा होता है Fe26, जस्ता होता है जिंक 30 और तांबा होता है कॉपर 29। ये नहीं होता है भाई, ठीक है। और जस्ते के बारे में बात की जाए, कभी पूछे कि जल से क्रिया कौन नहीं करता, तो ये जल से क्रिया नहीं करता। एक सवाल आता है, जल से क्रिया नहीं करता, याद रखना, कांट रिएक्ट विथ वाटर, कांट रिएक्ट विथ वाटर, कांट रिएक्ट विथ H2O। जिंक नहीं करता भाई, है ना। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक मुलायम धातु है, सबसे अधिक मुलायम है साथी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट मेटल, बहुत ज्यादा मुलायम है। कमेंट बॉक्स में बताओ भाई, ये तो बता ही दोगे। सोना, चांदी, च्यवनप्राश सुना है, नहीं सुना, तो भाई सोना बहुत ज्यादा, याद रखिएगा, इतना ज्यादा साथी आपका सॉफ्ट है कि जो 24 कैरेट सोना होता है, अगर आप अकेले उसके आभूषण बनाने जाओ ना तो बना ही नहीं पाओगे। इसे सॉलिड में बदलने के लिए इसमें इंप्योरिटीज मिलाई जाती, इतना सॉफ्ट होता है गोल्ड। गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि जब साथी इससे ज्वेलरीज बनाई जाती, ज्वेलरीज देखा होगा, लॉकेट वगैरह काफी सॉलिड होते हैं, वो एक्चुअल में सॉलिडनेस गोल्ड की वजह से नहीं आती है, कॉपर की वजह से आती है। तो जब ज्वेलरीज बनाते हो तो याद रखना है, आपका गोल्ड में कॉपर मिला देते हो तब ज्वेलरीज बनती है। रेशो 18:6, 18 कैरेट आपका गोल्ड और 6 कैरेट कॉपर मिला होता है, समझ रहे हो ना। नहीं तो पता चले लेके आए, इतना सॉफ्ट है कि वो मुड़ने लगा आपका गोल्ड, काफी सॉफ्ट होता है साथी। लेकिन फ्री स्टेट में पाया जाता है, कहां पाया जाता है आपका, फ्री स्टेट में पाया जाता है, मतलब प्रकृति में मुक्त अवस्था में आपका यह पाया जाता है, ठीक है। वर्ष 1817 में डैश ने समान गुणों वाले तत्वों को समूहों में क्रमबद्ध करने का आपका प्रयास किया था, बताइए साथी। इन द ईयर 1817 डैश ट्राइड टू अरेंज एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप्स, बताइए। एमपी नॉयथर, हेनरी मोर्सले, डोवेर्नियर या मैंडलीफ। तो याद रखिएगा, डोवेनाइनर का एक त्रिक नियम आया था साथी, ट्रायोड थ्योरी आई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा 1817 में
आपको पता होना चाहिए डोवे राइनर की क्या आई थी, आपकी ट्रायोड थ्योरी आई थी। आपने थ्योरी क्लासेस में भी मुझसे पढ़ा है ट्रायोड थ्योरी 1817 में, जिसे कहते हैं डबे राइनर का त्रिक नियम। डबे राइनर का त्रिक नियम कहते हैं। इस त्रिक नियम में क्या किया था उन्होंने, तीन एलिमेंट्स का क्या बनाया था साथी, तीन एलिमेंट्स का आपका ग्रुप बनाया था, तीन तत्वों का समूह बनाया था। तीन तत्वों का उन्होंने समूह बनाया था, तीन तत्वों का समूह बनाया था, और तीन तत्वों का समूह बनाया था उन्होंने 1 2 3, ठीक है। और तीन तत्वों का समूह बना के उन्होंने कहा था कि पहले और आखिरी का जो क्या होगा, एटॉमिक क्या होगा, आपका मास होगा, परमाणु का द्रव्यमान होगा, उसका औसत निकालोगे तो बीच वाले का क्या आएगा, आपका परमाणु द्रव्यमान आएगा। ये उन्होंने कहा था। क्या कहा था उन्होंने, पहले और आखिरी का, फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड, तो पहले और आखिरी का जो तत्व रखा है, इसका अगर आप, इसका जो द्रव्यमान होगा, इसका जो योग होगा, बटे में आप 2 कर दोगे तो बीच वाले का क्या निकल के आएगा, आपका एटॉमिक मास निकल के आएगा। इस तरीके से उन्होंने ट्रायोड बनाए थे, डोवे राइनर ने बनाए थे साथी। तो 1800 याद रखिएगा 17 में तत्वों को जो विभाजित किया था, किसने किया था साथी, डोवे राइनर साहब ने किया था, आपको समझना है, ठीक है। ट्रायोड थ्योरी थी। एक और थ्योरी आती है न्यूलैंड्स की, आती है न्यूलैंड्स की, क्या आती है आपकी, ऑक्टेट थ्योरी आती है। अष्टक नियम आता है, उन्होंने याद रखिएगा सरगम के आधार पर तत्वों को जमाया था, सारे गामा पाधा नीसा, ये इस तरीके से इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया था न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम आया था, ऑक्टेट थ्योरी, और कहा था कि जो पहला तत्व है और जो 8वां तत्व है वो सिमिलर है, वह समान है, याद रखिएगा गुणों में, सिमिलर है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये क्या था, न्यूलैंड्स का था। तत्वों को जमाने की बारी आई तो उन्होंने कहा सरगम लो और 8 एलिमेंट्स के, मतलब 1 को जमाया, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, ऐसे 8 को जमाया, तो पहला और लास्ट वाला दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर थी। ये किसने बताया, न्यूलैंड्स में। हालांकि फेल्ड हो गई थी ये थ्योरी, लेकिन बताया तो बताया। और हेनरी मोसले ने तो भाई साहब 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी थी, मॉडर्न पीरियोडिक क्या दी थी, टेबल, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, जो कि याद रखिएगा किस पर डिपेंड थी, एटॉमिक नंबर पर। किस पर आधारित थी, बेस्ड किस पर थी, एटॉमिक नंबर पर। किस पर बेस्ड थी, परमाणु क्रमांक पर। तो ये तरह तरह के लोग आए और फाइनली याद रखना है हमें 1913 में हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिल गया। इसके पहले डोवे राइनर ने आपका ट्रायोड जमाए, न्यूलैंड्स ने ऑक्टेट जमाए, और भी तमाम प्रकार के साइंटिस्ट थे आपके, लेकिन थ्योरी किसी की नहीं चल पाई। मेंडलीफ ने भी अपनी पीरियोडिक टेबल दी 1869 में, इसने अपनी एक पीरियोडिक क्या दी साथी, टेबल दी, लेकिन वो एटॉमिक मास पर आपकी आधारित थी, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित थी, जो कि गलत था। काफी सारी गलतियां निकल गई थी, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, तो ये उतना चल नहीं पाई। चली कौन, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर वाली। भाई बात समझ में आ रही है क्या, आगे चला जाए। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है, वाह भाई वाह, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, मेरे काबिल साथियों बता दो, सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, आप लोग फटाफट बताएंगे। 24 सबसे ज्यादा किसमें, ये तो आप लोग तुरंत बता दोगे, सबसे कम बता दो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है, याद रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है विद्युत ऋणात्मकता, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता। ठीक है, आप लिख सकते हो गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की जो क्षमता होती है साथी, वह आपको पता होना चाहिए क्या कहलाती है, आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ठीक है,
और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहां पर सबसे याद रखना है आपकी जो कम है वह फ्रांसियम की है, फ्रांसियम की है। क्यों है फ्रांसियम की इनमें? क्योंकि फ्रांसियम साथी आपको मैं बता दूं, फ्रांसियम की वैलेंसी होती है +1, तो यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, दान करता है, लेगा नहीं। इसके पास नेचर होता है डोनेट करने का, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करने का, डोनेट करने का। क्योंकि याद रखना है जो फ्रांसियम होता है वह ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वह ग्रुप 1 का एलिमेंट है, और ग्रुप 1 के एलिमेंट होने के नाते याद रखिएगा, ठीक है, ग्रुप 1 का एलिमेंट होने के नाते इसकी जो वैलेंसी होती है वह आपकी कितनी होती है, +1 होती है। क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है फ्रांसियम का, आपका 87 होता है। तो यह एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके 86 मतलब रेडॉन, मतलब आपका रेडॉन जो है आपका नोबल गैस, उसका कन्फिगरेशन हासिल कर लेता है। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि फ्रांसियम एक्चुअल में कितना होता है, आपका 87 होता है, लेकिन यह क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके रेडॉन 86 के जैसा हो जाता है नोबल। तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, ये तो देगा साथी फ्रांसियम। और ये आता कहां है, तो याद रखना हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और आपका ये रहा फ्रांसियम। अगर मैं बात करूं तो भाई 1, 3, 11, 19, रुबीडियम कितना हो जाएगा आपका 30, कितना हो जाएगा आप कह सकते हो इसका, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, 37, 55 और साथ ही 87। तो 87 से 86 में आने पे केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन को दे रहा है भाई, छोड़ रहा है, तो कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन है, जो आपका फ्लोरीन है साथी याद रखिएगा, यह क्या है आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सबसे ज्यादा याद रखिएगा आप सभी लोग, विद्युत ऋणात्मक आपका तत्व होगा। कौन होगा साथी? आपका फ्लोरीन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। 9 को क्लासिफाई करोगे 2 और 7 में, 7 आया तो 8 कंप्लीट करने के लिए लेना पड़ेगा कितना? 1 लेना पड़ेगा। तो लिया ना इलेक्ट्रॉन, यहां पर तो क्या था, अष्टक कंप्लीट करने के लिए दे रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो ही नहीं सकता। ओस्मियम की बात करूं साथी, OS फॉर ओस्मियम, एटॉमिक नंबर 76 होता है साथी। और ध्यान रखिएगा सबसे भारी तत्व, सबसे भारी तत्व याद रखें, ठीक है। हैवी याद रखिएगा आपका एलिमेंट होगा ओस्मियम, है ना, भारी, बहुत ज्यादा इसमें भार होगा आपका ओस्मियम, है ना। और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा, 3000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? बताइए साथी आप सभी लोग, कौन सा तत्व पी ब्लॉक का तत्व है? आप लोगों को बताना है। पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक का तत्व है मैग्नीशियम, तांबा, बोरॉन या यूरेनियम? बताइए। बताइए, पी ब्लॉक का तत्व है, पी ब्लॉक, कमेंट करो भाई, क्या होगा? मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन या यूरेनियम? पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक कहां से कहां तक है? मैंने तुम्हें कई बार बताया हुआ है कि ये रही तुम्हारी टेबल, इसमें साथी 1 और 2 ये एस ब्लॉक है, ठीक है। आगे बढ़ो, 3 से लेके 12 ये क्या है? पी ब्लॉक है। और आगे बढ़ोगे तो आप पाओगे कि साथी याद रखिएगा 13 से लेके 18, सॉरी ये पी ब्लॉक नहीं, ये डी ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक है साथी, पी लिख गया भाई, डी ब्लॉक है। 13 से लेके 18 पी ब्लॉक है, इस तरीके से। तो एस ब्लॉक 1 और 2 है, डी ब्लॉक 3 से 12 है, पी ब्लॉक 13 से 18 है। और एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं, एफ ब्लॉक कौन कौन सा हो जाएगा साथी? लेंथेनम 57 से
ल्यूटेशियम 71, और ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, एक्टीनियम 89 से लॉरेंशियम 103। तो ये 14 और ये 14 कितने हो गए? 28। तो ये जो 28 है यह क्या है? आपके एफ ब्लॉक है। अब कह रहा पी ब्लॉक का कौन सा है, तो याद रखना है बोरॉन। मैं प्रूफ कर दूं इस बात को, प्रूफ कर दूं भाई। बोरॉन होता है 5, बेरिलियम के बाद बोरॉन होता है 5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे 1s2, 2s2 और 2p1, 2p1, 2 2 4 और 1 5। क्या आया सर? एड्रेसिंग क्या आई? पी आई। पी का 1 आया। पी का 1 मतलब 13 नंबर के ग्रुप में है, क्योंकि 13 को कहते हैं P1, 14 को कहते हैं P2, 15 को कहते हैं P3, ऐसे। तो P1 का मतलब 13वां समूह, याद रखना है। तो याद रखना है यह 13वें समूह में आता है और पी ब्लॉक का आपका तत्व। बाकी कोई भी पी का नहीं होगा, चाहे तो तुम करके देख लो, नहीं मिलेगा भाई। मैग्नीशियम की बात करूं, मैग्नीशियम होता है 12, करके दिखाता हूं भाई। ये होता है 12, करो 1s2, 2s2, 2p6 कितने हो गए भैया? 2 2 4 और 6 कितने हो गए? 10। और 2s2 क्या आया? s आया। 10 तो ये हो गए, 2 12 क्या आया? s आया। मैग्नीशियम s ब्लॉक का है। और सर ये क्या जादू है? तो ये बेटा अवाहू का रूल है, मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। 1s 2s 2p 3s 3p पिछली क्लास में भी बताया था, ये रट लेना। अगर ये नहीं रट पाए तो ठीक उसी टाइप से हालत होगी जिस टाइप से हालत किसकी होती है? लड़ने गए हो बिना बंदूक के साथ ही, कोट पैंट पहन के। वर्दी नहीं पहनी तुमने, बम बारूद नहीं रखे, कोट पैंट और कलम लेकर लड़ने गए बॉर्डर में। केमिस्ट्री में अगर साथी ये नहीं बना तो समझ लो साथी तुम्हारा एक पैर तो ऐसे ही कट गया। एक पैर पे आ गए तुम, बात समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। केमिस्ट्री में अगर कुछ कंसेप्ट तुमने नहीं पढ़ रखे हैं, अवाहू का रूल तुम्हें नहीं पता है, केमिकल बॉन्डिंग नहीं आती है तुम्हें, वैलेंसी निकालना नहीं आती है, इवन एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं, एटॉमिक साइन तुम्हें नहीं पता है, समझ लो नहीं बन पाएगा, आप सीख ही नहीं सकते भाई। तो कुछ चीजें हैं जिन पर केमिस्ट्री पूरा आपका बेस्ड है, वो अगर आप नहीं सीख पाओगे तो समझ लो कि जो मतलब आपको केमिस्ट्री में जो एक बेस चाहिए, बेस क्या मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब जीरो, कितना भी पढ़ लो जीरो। तो 5 1 6 चीजें हैं जो अगर आपने पढ़ी तो केमिस्ट्री आप समझ जाओगे, बड़ी से बड़ी। और वो नहीं पढ़ी तो साथी कोई मास्टर नहीं सिखा पाएगा, ना तुम कुछ सीख पाओगे। तो मैं बार बार ये कहता हूं, कुछ चीजें आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग को सीखनी पड़ेगी। आगे परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है भाई? 29 कॉपर का है भाई, याद रखिएगा। Cu फॉर कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 हमेशा याद रखिएगा। यह आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, आपको पता होना चाहिए। डी ब्लॉक का एलिमेंट है भाई। डी ब्लॉक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। डी फॉर डॉग, डी ब्लॉक का एलिमेंट है ना, डी फॉर डोंग। तो डोंग कभी रॉन्ग नहीं होता है, आंसर आपका डी ब्लॉक। मजे की बात आपको बताता हूं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहां से कहां तक है? 3 से लेके आपके 12 तक है, और इन्हें कहा जाता है संक्रमण तत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व कहा जाता है, ट्रांसिशन एलिमेंट्स। संक्रमण तत्व कहा जाता है क्योंकि ये एक तरफ से मेटल और दूसरी तरफ से नॉन मेटल को क्या करते हैं आपका, याद रखिएगा, नॉन मेटल के बीच में, अधातु के बीच में एक सीक्वेंस बताते हैं, क्रम बताते हैं। तो एक तरफ मेटल, अगली तरफ नॉन मेटल के बीच का एक सीक्वेंस बता रहे हैं, इस वजह से याद रखिएगा ट्रांसिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व। मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहे? एक तरफ मेटल, एक तरफ नॉन मेटल के बीच का एक क्रम बता रहे हैं, ट्रांसिशन बता रहे हैं, ट्रांसिशन बदलाव बता रहे हैं, बदलाव, ट्रांसिशन मतलब बदलाव, कि यहां कैसे मेटल थे वहां कैसे इंटरचेंज हो गए नॉन मेटल में, तो ये बदलाव है, जो कि कौन बताता है साथी? आपके डी ब्लॉक। ठीक है भाई। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में एक और जबरदस्त फैक्ट की सबसे पहले याद रखना है, ये रंगीन आयन बनाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा, कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, रंगीन आयनों का निर्माण करते हैं। और आपको एक चीज मैं बताने वाला हूं साथी यहां पर आप सभी लोगों को, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में। सर्वाधिक याद रखिएगा आप सभी लोग, उत्प्रेरक, सर्वाधिक उत्प्रेरक के रूप में क्या होते हैं आपके? प्रयुक्त होते हैं, याद रखिएगा। उत्प्रेरक या आप कह सकते हो
कैटलिस्ट के फॉर्म में, यूज्ड एज कैटालिस्ट। सर कैटालिस्ट मतलब चाहे तुम तेल से डालडा बना रहे हो, चाहे तुम तेल से डालडा बना रहे हो भाई, किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हो भाई? निकल की प्रेजेंस में। निकल किसका है? डी ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है भाई। चाहे तुम अमोनिया बनाने की हैबर विधि, चाहे तुम याद रखिएगा अमोनिया, अमोनिया जिसका फॉर्मूला होता है आपका NH3, इसे बनाने की अगर तुम हैबर विधि की बात करोगे तो अमोनिया बनाने की हैबर विधि में आप सभी लोग आयरन का यूज करोगे। तो आयरन भी किसका है साथी? डी ब्लॉक एलिमेंट है। कई कई जगह पर प्लैटिनम का यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट, प्लैटिनम भी डी ब्लॉक एलिमेंट है। मतलब कुल मिलाकर कलर डाइंस बनाएंगे सबसे ज्यादा कैटलिस्ट के फॉर्म में उपयोग। और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है आप सभी लोग, परिवर्ती संयोजकता दर्शाते हैं। परिवर्ती याद रखिएगा, संयोजकता याद रखिए। परिवर्ती संयोजकता, इनकी जो वैलेंसीज होती है ना, उसमें चेंजेस आते रहते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा सोडियम की वैलेंसी +1 कभी बदलेगी नहीं, लेकिन इनके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो अपनी वैलेंसी को क्या करते रहते हैं? चेंज करते रहते हैं। समझ लो ना? मतलब कभी उनकी वैलेंसी पॉजिटिव में हो जाती है, कभी नेगेटिव में, डिपेंड करता है सामने कौन रिएक्ट करने आ रहा है। ठीक है, सामने कौन रिएक्ट करने आ रहा है। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी ये बॉन्ड बना लेते हैं, और कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन करके भी बॉन्ड बना लेते हैं, और अपना फायदा देखते हैं। तो परिवर्ती संयोजकता ये क्या करते हैं? आपका दर्शाते हैं भाई। एफ ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है दुर्लभ मृदा तत्व, दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक क्या है? विद्युत ऋणात्मक है, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला है। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। फ्लोरीन भाई साहब, F फॉर फ्लोरीन। सेकंड नंबर पे फर्स्ट फ्लोरीन है, सेकंड फ्लोरीन है। ठीक है, फ्लोरीन क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा है। एक सवाल आता है साथी कि ये पीरियोडिक टेबल है, इसमें अगर हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं और हम अप से डाउन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा? तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी साथी, वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी साथी। और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, घट जाएगी। इधर बढ़ जाएगी लेफ्ट से राइट में, ऊपर से नीचे पर आपकी बढ़ जाएगी। लेफ्ट से राइट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि इधर सारे पॉजिटिव आयंस हैं, इधर सारे नेगेटिव, और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज हो जाएगी सारे। मतलब ऊपर से नीचे जाने में अगर नेगेटिव नेगेटिव है तो सब नेगेटिव होंगे, लेकिन ऊपर वाला सबसे ज्यादा क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है भाई, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको समझना है। तो प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। सेशन अगर बढ़िया लगा हो तो आप सभी लोग क्या करिएगा? लाइक करिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि क्लास कैसी लगी है। और एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन है साथी, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एटम विद एटॉमिक नंबर 20 ABCD, इसमें से क्या आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताना मत भूलना। तो आप सभी के कमेंट का इंतजार रहेगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और बताइए।